हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो हमारी जैसे कि साइंस की सीरीज़ कंटिन्यू है। साइंस की सीरीज़ में मैंने 3-4 चैप्टर आपको कराए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, आपको सब समझ में आएगा। और आज हम साइंस में पढ़ रहे हैं ह्यूमन हर्ट्स के बारे में, मानव हृदय। तो मानव हृदय अपना कैसे वर्क करता है, कितना उसका वेट होता है, किस किस से वो मिलके बना होता है, कैसे उसके अंदर सर्कुलेशन होता है ब्लड का, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक चैप्टर में सिर्फ मैं यही कराऊंगी, अलग से मानव हृदय के बारे में बस, और कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। छोटा सा लेक्चर है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का आप वेट लिखिए, कितना होता है वेट। इसका वेट ऑल दो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिए। 275 से 350 ग्राम के बीच में इसका अपना जो ह्यूमन हार्ट है उसका क्या होता है, वजन होता है। ठीक है। देन सेकंड बात क्या है, ये क्या है, ऑटोनोमस है, मतलब चलता ही रहेगा। ये ऑटोनोमस है, ये रुकेगा नहीं। ऑटोनोमस। उसके बाद ये क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है। मतलब ये वॉल्यूंटरी नहीं है कि जब आपका मन चाहे, जब आप हार्ट को रोक लें, जब आपका मन चाहे फिर आप उसको कहते चल भाई अब काम करना शुरू कर दे, तो उसको आप उसको इजाजत दे दे। ये वॉल्यूंटरी नहीं है, ये इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन वो होते हैं जो बिना सोचे समझे, बिना किसी इच्छा के, कंट्रोल के कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट किसके अंदर आता है, इनवॉल्यूंटरी के अंदर। इनवॉल्यूंटरी। हिंदी वाले बच्चे भी इसको जरूर देखें, क्योंकि कंटेंट अच्छा है। मैं और बोलूंगी इसको हिंदी में, लिखूंगी मैं इसको इंग्लिश में, तो आप इसको देख सकते हैं लास्ट तक। आगे मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगी इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है ह्यूमन हार्ट के बारे में। स्टार बनाइए और नोट कीजिए। ह्यूमन हार्ट किससे मिलके बना होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट किससे मिलके बना होता है, अपनी कार्डिक मसल से। तो लिखिए, हिंदी वाले बच्चे लिखिए कि मानव हृदय जो है वो कार्डिक मसल से मिलके बना होता है। मेड अप ऑफ, एक सेकेंड, मेड अप ऑफ CARDIAC, कार्डिक मसल। ठीक है। अब कार्डिक मसल कौन सी मसल होती हैं, वो मसल होती हैं जो कभी भी थकती नहीं है, नेवर फटीग। ठीक है। अगर जिस दिन कार्डिक मसल आपकी थक गई, उसको लगा कि नहीं आज मैं थक गई, मुझे आराम करना है, कुछ ऐसा जिस दिन हो गया, तो उस दिन आपका मामला खत्म। ठीक, उस दिन आपकी बॉडी जो है वो सिर्फ बॉडी रह जाएगी। ह्यूमन हार्ट काम करना बंद कर देगा। जैसे ही हार्ट काम करना बंद करेगा, सब ओवर। तो कार्डिक मसल कौन सी होती है, नेवर गेट फटीग। लिखिए नेवर। हिंदी वाले बच्चे नोट कीजिए, जो कभी नहीं थकती, नेवर गेट फटीग। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगी, आपकी मर्जी के हिसाब से ये कहेगी चलो आज मैं थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ। थक गई तो आप भी आराम करेंगे फिर। तो कार्डिक मसल जो है वो दो नोड से मिलके बनी होती है। एक तो होती है SA नोड और एक होती है AV नोड। तो इनका काम क्या होता है, SA नोड होती है आपकी पेस मेकर ऑफ हार्ट, आपने सुना भी होगा, ये वर्ड सुने होंगे। तो SA नोड का काम क्या है, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। और AV नोड क्या होती है, पेस सेटर ऑफ हार्ट। तो नोट कीजिए, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल में दो नोड होती हैं। एक तो होती है आपकी SA नोड। ऐसे नोड क्या होती है आपकी, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पता चलेगा कि अपना हार्ट कैसे काम करता है। उसके बाद है आपकी AV नोड। AV नोड। AV नोड क्या होती है आपकी, पेस सेटर। पेस सेटर ऑफ हार्ट। ठीक है। तो चलिए अब सर्कुलेशन देखते हैं ह्यूमन हार्ट में ब्लड का कैसे होता है। ये एक ऐसी फिगर बना लीजिए। आपको पता है हम ह्यूमन हार्ट है, सबके हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। एम्फीबियंस का कितने चैम्बर होता है, ह्यूमन का कितने चैम्बर होता है, ठीक है, फिशिस का कितने होता है, रेप्टाइल का कितने होता है, बर्ड्स का कितना होता है। तो अभी मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है मैमल्स का। ह्यूमन हार्ट मतलब ह्यूमन बींग भी नहीं, स्पेसिफिकली जो मैमल्स होते हैं। मैमल्स कौन से होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं,
वो सारे किसके कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स। तो ह्यूमन हार्ट भी क्या, मतलब ह्यूमन बीइंग भी क्या है? एक मैमल्स है। और कितने चैम्बर हार्ट होता है हमारा? 4 चैम्बर हार्ट होता है। ऑल दो आगे जाके मैं सबका लिखवाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए वो 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, ऐसे बनाइए। ये होते हैं आपके ऊपर वाले ओरिकल, और नीचे वाले आपके होते हैं वेंट्रिकल। अब ये आपके लेफ्ट में है तो ये हो गया लेफ्ट ओरिकल, और ये आपके लेफ्ट में है तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर की साइड ये आपका राइट है तो ये हो गया आपका राइट ओरिकल, ये हो गया आपका राइट ओरिकल, और ये क्या हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, हो गया 4 चैम्बर हार्ट। अब इसमें देखिए ब्लड कौन कौन सा होता है। राइट ओरिकल के अंदर जो ब्लड होता है वो CO2 होता है। एक तो ऊपर नोट कर लीजिए, ये आपका राइट चैम्बर है और ये आपका लेफ्ट चैम्बर है। इसमें आपका होता है CO2 ब्लड, ठीक है। इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका, और इधर होता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका एक वो है, फिगर है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड जाता है और किसके थ्रू जाता है। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पढ़ते हैं। अब हम फिगर बनाइए। पहले ब्लड लेफ्ट ओरिकल से किसके अंदर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये फिगर देखिए, ये है आपकी फिगर। ये लेफ्ट ओरिकल में कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो यहाँ किस में आएगा? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो भी कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे नोट कीजिए, लेफ्ट ओरिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। फिर लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। क्या होता है देखो मैं आपको समझाती हूँ सिस्टम। वैसे मैं आगे बताऊंगी आपको वेन्स और आर्टरी के बारे में, ठीक है, धमनियों के बारे में और वेन्स के बारे में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि होता क्या है। अपनी बॉडी में जो CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो पूरी बॉडी से कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है, फेफड़ों के पास। फिर फेफड़े उसको क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। जब वो प्यूरिफाई हो जाता है फिर वो हार्ट के थ्रू होते हुए फिर से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर से ऐसा ही होगा, फिर पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जैसे ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फिर से वो कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। फेफड़े फिर उसको क्या करेंगे? उसको ऑक्सीजनेटेड में बदल देंगे, फिर वो हार्ट के थ्रू हो, फिर पूरी बॉडी में होगा। तो अब ये काम करता कौन है लाने ले जाने का? जब पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास, अपने फेफड़ों के पास जाता है, तो वो काम करती हैं आपकी वेन्स। याद रखना है ये कि वेन्स का काम क्या है? वेन्स कैरी करती हैं CO2 ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कहाँ ले जाएंगी? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास ले जाती हैं। तो कौन? वेन्स। अब फेफड़ों से पूरी बॉडी में ले जाने की बारी है। जब फेफड़ों से हार्ट के थ्रू होते पूरी बॉडी में जाता है तो वो कौन सी होती है? अपनी धमनियां होती हैं, आर्टरी बोलते हैं, धमनी, ठीक है। तो हम एक इसमें 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं, एक पुल्मोनरी वेन्स का और एक पुल्मोनरी आर्टरी का। जो काम वेन्स कर रही होती है उसका उल्टा करती हैं ये दोनों। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है, आगे मैं आपको बताऊंगी। चलो तो अब देखो, ये लेफ्ट ओरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट ओरिकल में CO2 ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अब O2 ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? अब इसके बाद आपकी बॉडी में ही तो जाएगा। तो ये आप कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी में। अभी मैंने बताया बॉडी में कौन कैरी करती हैं? जो आपकी आर्टरी होती हैं। तो सबसे बड़ी आर्टरी होती है ओर्टा, वो इसको कैरी करती है। तो कौन कैरी करती है? कौन ले जाती है? ओर्टा। इसके सामने लिखिए महाधमनी है, ये महाधमनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा तो जरूर बनेगा। ये 1 लाइनर का ही पॉइंट है कि महाधमनी कौन सी है? तो ओर्टा सबसे बड़ी महाधमनी है ये। और ये क्या करती है? O2 ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करती है। इसके सामने तो जितने स्टार बना सको उतने बनाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ओर्टा। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या हो गया? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कैसे सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है? ऑलराइट, चलो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन देखते हैं। पुल्मोनरी का कैसे होता है? ऐसे फिर से एक फिगर बनाइए।
पुलमोनरी सर्कुलेशन। ये कैसे होता है? इसमें पहले राइट ऑरिकल से कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये इसमें क्या, इसमें कौन सा ब्लड कैरी होता है? डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी होगा। फिर राइट ऑरिकल से, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है तो ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, क्योंकि प्यूरिफाई होके जब भी तो आगे जाएगा बॉडी में। तो अभी यहां से सीधी सी बात है, अगर CO2 ब्लड है तो कहाँ जाएगा? बॉडी की बजाय कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। ठीक, कैरी कौन करता है इसको? पुलमोनरी आर्टरी कैरी करती है। कौन कैरी करता है यहां से? पुलमोनरी आर्टरी। जस्ट अ सेकेंड। इस फिगर का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल एज इट इज याद करना है आपको। तो चलिए अब इन दोनों डायग्राम का एक कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉम्बो बनाते हैं इन दोनों का, जो भी हमने पढ़ा है सिस्टमैटिक और पुलमोनरी। तो कैसे होता है, चारों के चारों जो चैम्बर है मैं वो आपको यहाँ अच्छे से समझाती हूँ। ये डायग्राम आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने लंग्स के पास जाएगा, और फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी में। फिर से बॉडी से कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन किस टाइम पे कौन सा ब्लड कैरी करती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको राइट ऑरिकल से। ठीक है, राइट ऑरिकल से आपके पास कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो कौन सा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब CO2 ब्लड है तो बॉडी में ना जाके कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कौन कैरी करती है? पुलमोनरी आर्टरी। जस्ट अ सेकेंड। तो कौन कैरी करती है? पुलमोनरी आर्टरी। बताऊंगी इनके बारे में, एक बार डायग्राम बना दूं। ठीक है, फिर पुलमोनरी आर्टरी हो गया, यहां से लंग्स के पास ला गया। फिर लंग्स से आपको पता है लंग्स में हो गया वो प्यूरिफाई होते ही कौन सा ब्लड हो गया आपका? ऑक्सीजनेटेड। तो ये कौन कैरी करती है? पुलमोनरी वेन्स। पुलमोनरी वेन्स। ठीक है, बॉडी अंदर आ गया। अब ठीक, अब यहां से कहाँ आ गया वो? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो चल रहा है आपका, ये क्योंकि लंग्स ने यहाँ पे प्यूरिफाई कर दिया था O2। तो अब ये यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल से O2 आ गया, और ये लेफ्ट ऑरिकल से आपका कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। मैंने आपको बताया था 4 चैम्बर अपना हार्ट है। लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये कहाँ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में। ठीक, ये आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। अब बॉडी ने इसको यूज किया, यूज करते ही फिर CO2 ब्लड हो गया। तो जैसे ये CO2 ब्लड होगा किसके पास जाएगा? राइट ऑरिकल के अंदर। तो इसको कैरी कौन करता है? ये इसको कैरी करती है वीना कावा। सबसे बड़ी वेन है ये वीना कावा। कौन सा ब्लड कैरी करती है? CO2। और ये लेफ्ट वे जब पूरी बॉडी में जो कैरी करती है वो कौन सी करती है? ओर्टा, सबसे बड़ी महाधमनी, मैंने आपको बताया था। तो यहां से आप इनके ऊपर स्टार बना लीजिए, दोनों के ऊपर। ये आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ठीक, अब देखो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि जो वेन्स का काम होता है ना, वेन्स का, वो वेन्स का काम क्या होता है? आपकी जो CO2 ब्लड है उसको कहाँ तक लेके जाना? लंग से। ध्यान से समझना इसको। CO2 वेन्स है वो क्या काम करती हैं? CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं? लंग्स के पास लेके जाती हैं। इसका मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि ये CO2 ब्लड है, यहां भी ये CO2 ब्लड है, फिर ये लंग्स के पास गया, फिर लंग्स से ये O2 बना। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो CO2 ब्लड है वो कौन कैरी करते हैं? आपकी वेन्स। लेक्चर के शुरू में बताया, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर्टरी लिखा हुआ है ना, आर्टरी। ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि आर्टरी क्यों है, यहाँ पुलमोनरी वेन्स क्यों नहीं होता? क्योंकि वेन्स होना चाहिए तरीके से। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। पेपर में एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 ब्लड है, उसको कैरी तो वेन्स करती हैं, लेकिन लंग्स तक ले जाने के लिए ये उल्टा होता है। ये कौन यूज करता है? पुलमोनरी आर्टरी।
ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी पहले। अब आगे आओ, यहां तक हो गया। अब देखो, लंग्स से क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्यूरिफाई होगा तो O2 में बदलेगा। लेकिन वो अगर O2 में बदला है तो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन ब्लड कौन कैरी करती है, आपकी आर्टरी कैरी करती है। तो यहाँ आर्टरी होना चाहिए था, यहाँ क्या हो रहा है, वेन्स हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक एक्सेप्शन है कि जो O2 ब्लड है तरीके से उसको आर्टरी को कैरी करना चाहिए था, लेकिन इस केस में यहाँ कौन कैरी करती है, पुल्मोनरी वेन्स। यानी कुल मिलाकर के इन अ नटशेल क्रक्स ये है कि पुल्मोनरी लग जाए आर्टरी के आगे, पुल्मोनरी लग जाए वेन्स के आगे, इसका मतलब वो अपनी नेचुरल बिहेवियर से उल्टा काम करेंगी। अगर खाली आर्टरी है तो इसका मतलब वो क्या है, वो O2 ब्लड कैरी कर रही है। लेकिन पुल्मोनरी लग जाएगा तो इसका मतलब वो क्या कैरी करेगी, CO2। ऐसे ही खाली वेन्स है, वेन्स मतलब CO2 ब्लड कैरी करती है, लेकिन पुल्मोनरी लगते ही वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी, O2। ये दो एक्सेप्शन है। यहां से ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। ये तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करती है। आर्टरी का काम क्या, ऑक्सीजनेटेड, तो ये कैरी कर रही है। वेना का, इसका वेन्स का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड, ये तो नेचर के अकॉर्डिंग कैरी कर रही हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे बड़ी महाधमनी है। धमनियां होती हैं आर्टरी, आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेना। तो धमनी क्या करती है, आपकी CO2 ब्लड को कैरी कर, O2 ब्लड को कैरी करती है। लेकिन ये सबसे बड़ी महाधमनी है। ये पूछा जा सकता है कि जो सबसे बड़ी महाधमनी है तो वो कौन सी है, ओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कावा। यहां से ये 4 पॉइंट आपके बन गए। आई होप ये डायग्राम में आपको अच्छे से कैरी कर समझाने में सफल रही होंगी। तो चलिए अब नोट करते हैं चैम्बर्स कि कौन सा, किसका कितने चैम्बर हर्ट है। इससे भी इंपॉर्टेंट है चैम्बर, ठीक है, वो पक्का पूछा जाएगा अगर किसी के दिमाग में ह्यूमन हर्ट से क्वेश्चन बनाने की आई तो चैम्बर लिखिए। एक साइड यहां पे लिख लीजिए चैम्बर और यहां पे लिख लीजिए हर्ट एग्जाम्पल। यहां पे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, बनाना है आपको इस टेबल को। ऑलराइट, तो लिखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 चैम्बर हर्ट। 4 चैम्बर हर्ट का आपको मतलब शायद समझ आ रहा होगा कि यही होता है जिसके हर्ट में ऐसे 4 चैम्बर हो। देखो 1 2 3 4 ऐसे, तो 4 चैम्बर हर्ट पढ़ेंगे। फिर 3.5 चैम्बर, जिसमें ये 3.5 चैम्बर हर्ट होता है, आधा सा ये और पूरे ये। फिर हम पढ़ेंगे 3 चैम्बर, जिसमें से सिर्फ 3 चैम्बर होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 2 चैम्बर, जिसमें सिर्फ ये 2 ही 2 चैम्बर हर्ट। तो ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन का 4 होता है। तो खाली ह्यूमन का ना कह करके हम ये कहेंगे कि जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स मैंने आपको बता दिया जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे कौन से होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो जितने भी मैमल्स हैं उनका कितने चैम्बर हर्ट होता है आपका, 4 चैम्बर। तो मैमल्स एग्जाम्पल लिख लीजिए, खाली ह्यूमन बींग लिखने की बजाय मैमल्स लिखिए। मैमल्स, मैमल्स के साथ साथ एक्सेप्शन है जो दूध नहीं पिलाते लेकिन उनका 4 चैम्बर हर्ट होता है, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के साथ लिखिए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ और एलिगेटर, घड़ियाल। ठीक है, जितने भी स्तनधारी, यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे नोट कीजिए, स्तनधारी पक्षी, मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक, इनका कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हर्ट होता है। अब लिखिए 3.5 चैम्बर हर्ट। 3.5 चैम्बर हर्ट होता है रेप्टाइल्स का। अब रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रेंग के चलते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है रेप्टाइल की कैटेगरी में, खाली स्नेक नहीं होगा कि आपके दिमाग में रेंग के चलने से स्नेक याद आ गया। तो जितने भी रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल जो पेट के बल चलते हैं, रेंग के चलते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, रेप्टाइल में। तो जितने भी रेप्टाइल होते हैं, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, और भी जितने भी आपने जानवर देखे होंगे जो पेट के बल रेंगते हुए चलते हैं, उन सबका कितने चैम्बर हर्ट होता है, 3.5 चैम्बर। ठीक है, अब 3 चैम्बर नोट कीजिए किसका होता है। 3 चैम्बर हर्ट होता है आपका एम्फीबियंस का। अब ये एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में और स्थल पर, धरती में, जल में और स्थल में। ठीक है, जो जलीय और स्थलीय दोनों तरीके से रहते हैं, वो कौन से होते हैं, एम्फीबियंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रॉग। ठीक है, मेंढक, मेंढक क्या है, एम्फीबियंस है, वो जल में भी रह सकता है और वो स्थल पे भी रह सकता है। तो ऐसे जंतु जो एम्फीबियंस होते हैं वो कितने चैम्बर हर्ट कैरी करते हैं, 3 चैम्बर हर्ट कैरी करते हैं। अब बाद में आती है बारी 2 चैम्बर हर्ट की। तो 2 चैम्बर हर्ट किस में होता है, फिशेज में, पाइसिस में। तो फिश कितने चैम्बर हर्ट कैरी करती हैं, 2 चैम्बर हर्ट। अब हर्ट की साउंड लिख लीजिए। जो आपने सुना है ना, दिल धक धक करता है, दिल धक धक नहीं करता बेटा, दिल लुब डुब करता है। ठीक है, तो चलो देखो हार्ट की साउंड बताती हूं आपको। हार्ट साउंड नोट कीजिए।
सबसे पहले साउंड में आप लिखेंगे ट्राइक्यूस्पिड वॉल और बाइक्यूस्पिड वॉल। दो तरीके की वॉल होती हैं, ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड, ठीक है। तो जब वो क्लोज होती हैं तो वो वैल्यू क्रिएट करती हैं लूब की अपने हार्ट में, ठीक है। और ऐसे ही लूनार होती हैं, ठीक है, सेमी लूनार वॉल होती हैं। तो जब वो क्लोज होती है तो साउंड करती हैं डूब की। तो इसलिए अपना हार्ट लूप डूब लूप डूब ऐसे साउंड करता है। तो लिखिए सबसे पहले ट्राइक्यूस्पिड वॉल। हिंदी वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा कहूंगी कि एडजस्ट कीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिंदी में मुझे भी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, अगर आप इसको नोट कर पाए अच्छे से अपनी लैंग्वेज में तो कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। ट्राइक्यूस्पिड वॉल, ठीक है, इसमें कौन सी आती हैं, राइट ओरिकल और आपका राइट वेंट्रिकल। सेकंड है आपकी बाइक्यूस्पिड वॉल। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देती हूँ, इसमें दोनों लेफ्ट आ जाएंगी, ठीक है। जब ये क्लोज होंगी, क्लोजिंग ऑफ दीज वॉल्स क्रिएट लूब साउंड। जब ये दोनों क्लोज होंगी तो क्या बनेगी, लूब। क्लोजिंग ऑफ क्रिएट लूब साउंड। ठीक है, आगे नोट कीजिए। थर्ड है सेमी लूनार वॉल। ये कहाँ होती है आपकी, ओर्ट्रा और पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे इसका किसके बीच में होती है, इन बिटवीन ओर्टा, सबसे बड़ी महाधमनी मैंने बताई थी आपको, और पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, पुल्मोनरी आर्टरी इन दोनों के बीच में होती है। और ये जब क्लोज होगी तो क्या करेगी, डुब साउंड। क्लोजिंग क्रिएट डुब साउंड। क्लोजिंग क्रिएट डुब साउंड, DU डुब साउंड। तो अपने हार्ट की साउंड कौन सी होती है, लुप डुब लुप डुब लुप डुब, ठीक है। तो एक कार्डिक सर्कल में एक बीट आती है और जो 0.8 सेकंड की होती है। तो उसमें मिसलेनियस पॉइंटर नोट कीजिए। 1 कार्डिक साइकिल में एक बीट आती है जो क्या होती है, 0.8 सेकंड में एक बीट आ जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज नोट कीजिए आपकी। रेंज क्या होगी आपकी इसके अंदर, नॉर्मल। आपका दिल 70 से 72 पर मिनट में धड़कता है। और बीपी नोट कर लीजिए, सिस्टोल और डायस्टोल 2 बीपी होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोल, ऐसे मत बोला अगर ऊपर वाला बीपी नीचे वाला बीपी, सिस्टोल और डायस्टोल। किसी से पूछना हो तो आप ऐसे ही पूछेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। तो ये कितना होता है, 120 आपका सिस्टोल होना चाहिए और 80 एक नॉर्मल रेंज में आपका डायस्टोल होना चाहिए, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, HG। और जो हाई बीपी होता है उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। हाई बीपी को क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। ठीक है, तो चलिए ये था आपका हार्ट के बारे में। अभी मैं आपको आर्टरी और वेन्स के बारे में पूरा लिखवाऊंगी अलग से, उसमें पूरे एक टेबल बनवाऊंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। और ग्रुप डी वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं पूरी की पूरी सीरीज साइंस आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी लास्ट तक इसको। आप ये मत सोचना कि इतना ही कराया है या इतना ही जरूरी है, लेकिन जो कराऊंगी वो बिल्कुल सफिशियंट होगा। ग्रुप डी के लिए तो 100% सफिशियंट होगा जो मैं कराऊंगी, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।